नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या गैर संवैधानिक निकाय। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। सबसे पहले इसमें लिखिए नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। ये सारी की सारी वो बॉडीज हैं, ये सारे के सारे वो निकाय हैं जिनके नाम हम बहुत कॉमनली सुनते आए हैं और सुनते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये गैर संवैधानिक निकाय हैं, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाते हैं। तो इनके क्या प्रावधान है, इनके क्या कार्य हैं, तो थोड़ा थोड़ा इन पर प्रकाश डालते हुए समापन करेंगे आपके सिलेबस का। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहली चीज, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया या जो इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई, वो ध्यान रखेंगे ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन एक्ट 1993 के तहत हुई, जिसे हम कह सकते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। 1993 में ही एक अधिनियम पारित किया गया, एक एक्ट पारित किया गया जो कहलाता है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम या ह्यूमन राइट्स कंजर्वेशन एक्ट 1993। और इसी अधिनियम के ही तहत ध्यान रखेंगे 12 अक्टूबर 1993 को गठन किया गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और इसके अलावा ये राज्यों में भी होते हैं या स्टेट लेवल पर भी होते हैं। और ध्यान रखेंगे अभी तक देयर आर 25 स्टेट्स इन विच वी हैव द प्रोविजन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अभी तक 25 राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है। देयर आर 25 स्टेट्स इन विच वी हैव द प्रोविजन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो 25 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है। और ध्यान रखेंगे इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ध्यान रखेंगे मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अगर एम या उद्देश्य की बात करें, क्या एम है मानवाधिकार आयोग का, क्या उद्देश्य है, तो हम सब जानते हैं सबसे पहला मानवाधिकारों की सुरक्षा, टू गिव सिक्योरिटी टू द ह्यूमन राइट्स, या लिखेंगे मानवाधिकारों की सुरक्षा करना ही एम या उद्देश्य है किसका, मानवाधिकार आयोग का। इसके अलावा ध्यान रखेंगे मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली संस्थाओं को दृढ़ करना, और जो भी संस्थाएं या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स को लेकर आवाज उठाती हैं या उसके बारे में बात करती हैं, उन्हीं लोगों को पावरफुल करना या उन्हीं संस्थाओं को दृढ़ बनाना ही काम है किसका, मानवाधिकार आयोग का। तो आप लिख सकते हैं मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली संस्थाओं को मजबूत करना या दृढ़ करना। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे मानवाधिकारों के अतिक्रमण के समय या मानवाधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में सरकार को उससे अवगत कराना। अगर कहीं पर भी मानवाधिकारों के या ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है या कहीं पर भी उल्लंघन होता है, तो ध्यान रखेंगे सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करने का काम भी किसका होता है, मानवाधिकार आयोग का होता है। लेकिन व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, लेकिन इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी संरचना क्या है, समझेंगे। लिख लीजिए कंपोजिशन या संरचना। और ध्यान रखेंगे एक मानवाधिकार या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होता है वो एक चेयरमैन या एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्यों से मिलकर बना होता है। एक मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सदैव ही कौन होता है, या तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन या मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, लिख लीजिएगा रिटायर्ड CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाई आप सब जानते हैं वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, HL दत्तू। और हम सब जानते हैं ये एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो अध्यक्ष हमेशा या तो रिटायर्ड CJI होगा और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। और इसके अलावा अन्य 5 सदस्यों में 1 मेंबर शुड बी अ जज और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा अन्य 5 सदस्यों में एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज होना चाहिए या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। इसके अलावा 1 मेंबर शुड बी अ जज और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। एक सदस्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे 3 मेंबर्स आर दोज who have a good knowledge of human rights। और 3 अन्य सदस्य वो सदस्य होने चाहिए जिन्हें मानवाधिकारों का अच्छा ज्ञान हो। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा राष्ट्रपति पर कि वो किसकी नियुक्ति करता है। और अगर हम नियुक्ति या अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें, अगर हम अपॉइंटमेंट या नियुक्ति के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन
राष्ट्रपति सलाह लेता है 6 सदस्यों की एक समिति से, एक काउंसिल से, जिसका हेड भारत का प्रधानमंत्री होता है। या लिखेंगे अ काउंसिल विद एन एडवाइस ऑफ अ काउंसिल हैविंग 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। तो एक परिषद जिसमें प्रधानमंत्री भी होता है, जो 6 सदस्यों की परिषद होती है, उसी की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और ध्यान रखेंगे इस काउंसिल में कौन कौन होते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके अलावा वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, इसके अलावा अपोजिशन लीडर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, या संसद के दोनों सदनों के विपक्ष दल के नेता। तो एक लोकसभा से हो गया, एक राज्यसभा से हो गया, तो टोटल कितने हुए? 5। और इसके अलावा सेंट्रल या कैबिनेट होम मिनिस्टर या केंद्रीय गृह मंत्री। इन्हीं 6 लोगों की ही काउंसिल या परिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है और नियुक्ति की जाती है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की। और ध्यान रखेंगे अगर कार्यकाल के बारे में बात की जाए, टर्म या कार्यकाल, तो ध्यान रखेंगे कार्यकाल होता है 3 इयर्स और 70 इयर्स एज। 3 वर्ष या 70 वर्ष आयु जो भी पहले कंप्लीट होगी उसी में सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा अध्यक्ष एवं सदस्यों को। और ध्यान रखेंगे देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रीअपॉइंटमेंट, और अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की पुनर्नियुक्ति भी कर सकते हैं। फटाफट से नोट कर लीजिए। 5वां सदस्य कौन है? कौन सा भाई? कौन सा 5वां सदस्य पूछ रहे हो? 1 प्रधानमंत्री, 2 लोकसभा अध्यक्ष, 3 राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है। 4 मैंने यहां पर क्या लिखा है? अपोजिशन लीडर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, तो एक विपक्ष दल का नेता लोकसभा से, एक विपक्ष दल का नेता राज्यसभा से, कितने हुए? 5। और 6 होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, 6 मेंबर्स की काउंसिल है। और अगर यहां पर बात करें तो अध्यक्ष होगा जो हमेशा कौन होगा? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। इसके अलावा एक मेंबर इसमें होगा सुप्रीम कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज, एक मेंबर होगा हाई कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज, और 3 मेंबर्स वो होंगे जो मानवाधिकार का अच्छा ज्ञान रखते होंगे। बहुत ही बढ़िया। ये देखो, ये तो आप लोगों का दिमाग है जो क्लास के दौरान चलता है। ये नालायक पूछ रहा है कि सर अगर मोदी जी 70 साल के ऊपर होंगे तो क्या मेंबरशिप से निकाल दिए जाएंगे? अबे नालायक, मैंने कब कहा कि मोदी जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष हैं? ये बात कहां लिखी है बताओ जरा, देख लो। अबे गधों, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बात बताई है कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा तो वो सलाह लेगा किससे? उस काउंसिल से जिसमें प्रधानमंत्री भी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रधानमंत्री मानवाधिकार आयोग के सदस्य हो गए। ये तो अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की। प्रत्यक्ष रूप से क्लियरली चीजें बताई जा रही है, उसके बावजूद भी दिमाग कहीं और ही चल रहा है। तो पहले ठंडा पानी पी ले भाई, ललितेश जो भी है, पहले ठंडा पानी पी ले, उसके बाद क्लास में सो के उठ के ना ऐसी तुरंत मत आ जाया करो, मुंह उठा के ब्रश व्रश करके मुंह हाथ धो के तब आया करो। आप लोगों के दिमाग ही नहीं चल रहे होते सुबह सुबह। जी आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। कंपोजिशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना। अरे बहुत ही बढ़िया, यही तो चाहता था मैं। सीजेआई का मतलब फिर बता दीजिए। अरे मेरे भाई, सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर हम बात करें स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में तो ध्यान रखेंगे इसमें एक चेयरमैन, एक अध्यक्ष और 2 अदर मेंबर्स या 2 अन्य सदस्य होते हैं। और ध्यान रखेंगे इस आयोग का जो अध्यक्ष है वो हमेशा हाई कोर्ट जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होना चाहिए। इसका जो अध्यक्ष है वो हमेशा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। और इसके अलावा अगर 2 अन्य सदस्यों के बारे में बात करें तो एक हाई कोर्ट जज और एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसके बाद अगली चीज ध्यान रखेंगे, अगला जो गैर संवैधानिक निकाय है या अगली जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है उसे हम जानते हैं किस नाम से? लिख लीजिएगा, सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। नेशनल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राष्ट्रीय राज्य सूचना आयोग,
नेशनल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या राष्ट्रीय एवं राज्य सूचना आयोग। और हम सब जानते हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2005 में की गई थी, क्योंकि हम सब जानते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, और उसी के तहत एज पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 में। बस और ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा, यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और अगर हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना के बारे में बात करें या कंपोजिशन के बारे में बात करें, तो ध्यान रखेंगे इसमें एक मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त आते हैं। कहने का मतलब देयर इज वन चीफ कमिश्नर, इसमें एक चीफ कमिश्नर या एक मुख्य आयुक्त एवं अदर कमिश्नर्स या अन्य आयुक्त आते हैं। और ध्यान रखेंगे जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। इनकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और ध्यान रखेंगे विद एन एडवाइस ऑफ, किसकी सलाह पर? एक परिषद की सलाह पर, जिस परिषद में ध्यान रखेंगे कौन कौन लोग होते हैं। इनकी नियुक्ति भी एक परिषद की सलाह पर की जाती है जो प्रधानमंत्री और अन्य सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें कौन कौन होते हैं? ध्यान रखेंगे प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा या लोकसभा में विपक्ष दल का नेता, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के ही द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष दल का नेता, और ध्यान रखेंगे एक कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह पर होता है या एक केंद्रीय मंत्री। ये तीन लोगों की ही काउंसिल या परिषद होती है, समिति होती है जो राष्ट्रपति को एडवाइस करती है इनकी नियुक्ति के लिए। और अगर हम बात करें कार्यकाल की, इसके बाद लिखेंगे टर्म या कार्यकाल। और अगर हम टर्म और कार्यकाल के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे दैट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यह केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और कार्यकाल केंद्रीय सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसी को अमेंड किया गया है या इसी को संशोधित किया गया है, लिख लीजिएगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट या अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। इसमें 2019 में संशोधन किया गया और उसी के तहत ये डिसाइड किया गया कि जिसका कार्यकाल होगा वो केंद्रीय सरकार के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। और अगर टर्मिनेशन के बारे में बात करें और इनको इनके पद से हटा देने के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे दे ऑल आर टर्मिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। इनको राष्ट्रपति के ही द्वारा इनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जिनके बारे में हम बात करते हैं। लिख लीजिए टर्मिनेशन ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का निलंबन। धन्यवाद विजय मेरे भाई, मैंने आपका नंबर नोट कर लिया है विजय, और इन केस कभी होता है तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल करूंगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। नंबर मैंने नोट कर लिया है। जी, टर्मिनेशन ऑफ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ध्यान रखेंगे बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा।
लेकिन किन कंडीशंस में? कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे सबसे पहला, दिवालिया होने की स्थिति में। सबसे पहला, दिवालिया होने की स्थिति में अगर सूचना आयोग का आयुक्त, मुख्य आयुक्त या फिर अन्य आयुक्तों में कोई भी व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो ध्यान रखेंगे उस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा उसे निष्कासित किया जा सकता है, उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा, नैतिक चरित्रहीनता का आरोप लगने की स्थिति में। अगर किसी के भी ऊपर नैतिक या मॉरल चरित्रहीनता या कैरेक्टरलेसनेस का कोई भी आरोप लगता है या कोई भी मामला दर्ज होता है तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जा सकता है। इसके बाद लाभ का पद ग्रहण करने की स्थिति में, अगर लाभ का पद ग्रहण करने की स्थिति में, तो यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी आयुक्त या सदस्य लाभ का पद ग्रहण कर लेता है तो उस स्थिति में भी ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जा सकता है। या फिर शारीरिक या मानसिक स्थिति कमजोर होने पर। और ध्यान रखेंगे अभी जो हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बात की या मानवाधिकार आयोग के बारे में बात की, तो ध्यान रखेंगे उस कंडीशन में भी उसके अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से इसी कंडीशन पर हटाया जाएगा, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, अगला होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग सबके फोन नंबर मैं नोट नहीं कर सकता हूं भाई। मैंने यहां पर विजय का नाम कर लिया, आप लोगों ने तो तुरंत यहां पर अपने नंबर भेजने शुरू कर दिए। मैंने आप लोगों को अपने फेसबुक पेज के बारे में और जो भी लिंक्स हैं वो मैंने आपको पहले दे दिए थे, फोन नंबर तो नहीं मिलेगा। प्रगति जी, पहले केस की स्पेलिंग देखिए आप क्या लिख रही हैं। व्हाट डू यू मीन बाय KESH, क्या है इसका मतलब? सबसे पहले बताइए। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स भी राष्ट्रपति के ही द्वारा हटाए जाएंगे। जी, इसके बाद होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग, और हम सब जानते हैं भ्रष्टाचार को ही रोकने के लिए 1962 में ही एक कमेटी का गठन किया गया और उसी के रिकमेंडेशन पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो गठन था वो 1964 में किया गया। लिख लीजिएगा, इसका गठन 1964 में किया गया। किसी ने यहां पर सवाल पूछा था कि क्या इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल किया जा सकता है, और ध्यान रखेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ही 2003 में संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। और अगर हम कंपोजिशन या संरचना की बात करें, लिख लीजिए इसमें कंपोजिशन या संरचना। और ध्यान रखेंगे इसमें भी एक चीफ कमिश्नर, एक मुख्य आयुक्त और दो या दो से कम अन्य आयुक्त होते हैं। बहुत ही बढ़िया, आज यहां पर बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं और आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। अगर हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में बात करें तो इसकी संरचना, इसकी कंपोजिशन में एक मुख्य आयुक्त और दो या दो से कम अन्य आयुक्त होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इनकी अपॉइंटमेंट या इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और हम सब जानते हैं विद एन एडवाइस ऑफ अ काउंसिल, एक परिषद की सलाह पर जो मिलकर बनी होती है, किसके से? ध्यान रखेंगे प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर
अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा या लोकसभा में विपक्ष दल का नेता, और कैबिनेट होम मिनिस्टर और केंद्रीय गृह मंत्री। इसके बाद लिखेंगे देयर टर्म या कार्यकाल। इनका कार्यकाल होता है 4 इयर्स और 65 इयर्स एज। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष आयु होता है। और ध्यान रखेंगे सेवानिवृत्त होने के बाद या रिटायर होने के बाद ये किसी अन्य पद के योग्य नहीं होते। और जिस स्थिति में अभी हमने बात की थी सूचना आयोग के अध्यक्ष या आयुक्त और मुख्य आयुक्तों को हटाने की जो शर्तें थी, बिल्कुल वही कंडीशंस यहां पर भी एप्लीकेबल होंगी। इन्हें भी राष्ट्रपति के द्वारा उन्हीं कंडीशंस में हटाया जा सकता है जिन कंडीशंस में अभी हमने सूचना आयोग के बारे में बात की थी। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। और हम सब जानते हैं कि यह एक संघीय जांच एजेंसी है। यह एक संघीय जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ही अंतर्गत की गई थी। और अगर कंपोजिशन या संरचना के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे सीबीआई की वर्तमान में मुख्य 7 ब्रांचेस या मुख्य 7 शाखाएं हैं जो क्या क्या कहलाती हैं। सबसे पहले लिखिए भ्रष्टाचार। सबसे पहले लिखेंगे भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जिसे आप एंटी करप्शन ब्रांच भी कह सकते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा या एंटी करप्शन ब्रांच। इसके बाद होता है आर्थिक अपराध शाखा। इसके बाद तीसरा लिखेंगे नीतिगत एवं अंतरराष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा। नंबर 4 विशेष अपराध शाखा, स्पेशल क्राइम ब्रांच जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद अभियोग निदेशालय। इसके बाद होता है अभियोग निदेशालय। एक होती है प्रशासनिक शाखा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच। और एक लिख लीजिए केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। और हम सब जानते हैं कि जो सीबीआई का प्रमुख होता है उसे हम निदेशक या डायरेक्टर बोलते हैं। और अगर अपॉइंटमेंट के बारे में बात की जाए, अपॉइंटमेंट या नियुक्ति के बारे में बात की जाए, और ध्यान रखेंगे सीबीआई के डायरेक्टर या निदेशक की नियुक्ति 3 मेंबर्स काउंसिल या 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। और ये 3 कौन कौन होते हैं? सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर, सेकंड अपोजिशन लीडर इन लोकसभा, और ध्यान रखेंगे तीसरा यहां पर आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश।
इसके बाद लिखिए नीति आयोग। इसके बाद लिखिए नीति आयोग। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, विच इज बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और आप सब जानते हैं कि जो पहले प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग हुआ करता था, उसी का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 से क्या कर दिया गया, नीति आयोग या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर हम योजना आयोग के बारे में बात करें तो आप सब जानते हैं कि 15 मार्च 1950 से ही हमारे देश में क्या चल रहा था, प्लानिंग कमीशन, जिसे आप योजना आयोग के नाम से जानते थे। लेकिन इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। और अगर इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें या इसकी संरचना के बारे में बात करें तो ये कई डिफरेंट बॉडीज में क्या है, डिवाइडेड है। जैसे सबसे पहले चेयरपर्सन या अध्यक्ष, और हम सब जानते हैं वो हमेशा कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री। इसके बाद होती है एक गवर्निंग काउंसिल, जिसको हम शासी परिषद कहते हैं, जो मिलकर बनी है किससे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद एवं राज्यपालों से मिलकर। इसके अलावा इसमें होती हैं रीजनल काउंसिल्स, जिन्हें आप क्या कहते हैं, क्षेत्रीय परिषद। इसके बाद नंबर 4 कहलाते हैं स्पेशल इनवाइट्स या विशेष आमंत्रित। और ध्यान रखेंगे एक कहलाता है फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा। तो ये वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, गैर संवैधानिक निकाय हैं, जो हमारे देश में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर आप लोगों का पॉलिटी का जो सिलेबस है वो फिनिश होता है, वो खत्म होता है। इसके अलावा एक चीज जाते जाते आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिन लोगों को, सिंपल सी बात है, जो लोग अपने तैयारी के लिए सीरियस होंगे, जो लोग यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ खुद से भी एफर्ट्स कर रहे होंगे, खुद से भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करके देख रहे होंगे, खुद से भी चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, उन्हें बहुत जल्दी फायदा होने वाला है। और बाकी जो लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ राजनीतिज्ञों की ही तरह सोच रखकर बैठे हुए हैं, जो लोग अभी सिर्फ और सिर्फ अभी तक यही सोचकर बैठे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसने क्या करवाया किसने क्या किया, वो उसी में डूबा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉलिटी का सिलेबस समाप्त होता है, आपकी पॉलिटी की क्लास अब और नहीं होगी। इसके अलावा जब सैटरडे को लाइव सेशंस हुआ करेंगे तब हमारी मुलाकात वहाँ पर हुआ करेगी, जब हम क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कशन किया करेंगे। और जब भी सैटरडे को डाउट सेशंस लगा करेंगे तो वो सब लोगों के लिए ओपन रहेंगे, तो वहाँ पर मुलाकात हुआ करेगी रेगुलरली। इस बैच में अब मुलाकात होनी बंद हो जाएगी। आज 30 जुलाई है और यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं आपकी पॉलिटी का सिलेबस। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट और गुड लक है कि आप अपने आने वाले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करें। और जो जिस भी लेवल पर तैयारी कर रहा है, ठीक है, और वो उस लेवल को बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर ले। और बस यही कहना चाहता हूँ मैं। बाकी आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हैं, ये तो आपको पता ही है। आप लोगों के आज आखिरी दिन कमेंट्स पढ़कर मुझे पता चल गया है कि ये हिंदुस्तान की जनता है जो ना तो सदियों से किसी की सगी हुई है और ना ही कभी भी सगी हो सकती है।